हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहने वाले हैं अपकमिंग यूपीएससी एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के प्री मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें एक अनाउंसमेंट है कि एडमिशन चल रहा है एक्जिया आईएएस एकेडमी में, और जो कोर्सेस है वो फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्सेस दोनों ही अवेलेबल है। तो फाउंडेशनल कोर्सेज अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट जो स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं, और क्रैश कोर्स है जिन्होंने बहुत सारा कुछ अपने से पढ़ लिया है और चीज़ों को अपडेट करना चाहते हैं। तो ये जो भी कोर्सेज रहेंगी इनके साथ क्या और हाइलाइट्स है वो देख सकते हैं आप। मॉक टेस्ट दिया जाएगा प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके साथ आपका मॉक इंटरव्यू भी अरेंज करवाया जाएगा। इसी के साथ आंसर राइटिंग फॉर ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग, और 1-to-1 मेंटरशिप के तहत आपका जितने भी डाउट है उसको कैटर किया जाएगा। आप एंडलेस डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर, और जो भी मटेरियल होगा उसको प्रिपेयर किया जाएगा बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी, और क्लासेस भी उन्हीं के द्वारा ली जाएंगी। क्लासेस का जो मोड है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा, और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो जो भी आर्टिकल है, हर आर्टिकल का मैं आपको सिर्फ समरी बताने वाला हूं ताकि आप खुद से पढ़ के इन आर्टिकल्स को समझ पाए। और दूसरा, ये आपके प्री के लिहाज से और मेंस के लिहाज से कैसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं बताने वाला हूं। तो पहला आर्टिकल है इसरो सीज ब्रेक थ्रू इन सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलपमेंट फॉर LMV-3। तो अभी इसरो ने क्या किया है, आपका जो प्रोपेलेंट यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, जो हमारा स्पेस आपका व्हीकल होता है उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन प्लस रिफाइंड कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाकी जो भी साइंटिफिक चीज़ें इसमें मेंशन की गई है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत आप इसको देख लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 1-2 लाइन में। बाकी अभी ये जो भी ब्रेक थ्रो हासिल किया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन में, तो इससे कौन से डिफरेंट सेगमेंट में अच्छे इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, क्योंकि मेंस में आपका जनरल नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आपके सेमी क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रोपेलेंट डेवलप किया गया है उससे क्या क्या इम्पैक्ट दिखाई दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट इसका क्या हो सकता है। कॉमर्शियल वायबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है, जो भी हमारे स्पेस मिशन होते हैं बाय इसरो। ये अलाइन करता है विथ इसरो का जो गोल है टू बूस्ट अंतरिक्ष एंड NSIL कमर्शियल लॉन्चेस। तो अभी इसमें देख सकते हैं ये अंतरिक्ष और जो NSIL है, ये दो आर्म है इसरो का। अंतरिक्ष क्या करता है, जो आपके डिफरेंट नेशन है उनको जो इसरो आपका स्पेस सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई आपका सैटेलाइट लॉन्च करना हो, तो ये सभी डील कौन करवाती है ऑन बिहाफ ऑफ इसरो। इसरो का जो विंग है अंतरिक्ष। और हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो स्पेस के सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनको आपका हेल्प प्रोवाइड करता है NSIL। तो जो PPP मॉडल में डेवलपमेंट देखे जाते हैं स्पेस सेक्टर में, तो उसके लिए आपका NSIL जो विंग है वो काम करता है फॉर कमर्शियल लॉन्चेस एज वेल एज जो प्राइवेट सेक्टर है उनको इंटीग्रेट करने के लिए विथ इसरो। तो ये अंतरिक्ष और NSIL के बारे में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि अंतरिक्ष NSIL क्या है। नेक्स्ट है आपका अट्रैक्ट फॉरेन सैटेलाइट क्लाइंट फॉर हैवियर पेलोड्स। तो अभी जो भी आपका ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है उससे क्या होगा, फॉरेन सैटेलाइट्स के जो क्लाइंट है
वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमारा इससे क्या होगा, जो लॉन्चिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। इससे और क्या प्रॉफिट होगा हमें, रिड्यूसेस फॉरेन डिपेंडेंसी फॉर हैवी सैटेलाइट लॉन्चेस। तो हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अभी हमें जो हमारा फॉरेन डिपेंडेंसी रहता है वो घट जाएगा। फिर हमारा इंडिजीनियस डेवलपमेंट होगा, स्पेशली आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, स्पेस के सेक्टर में। नेक्स्ट आपका जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो गोल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, स्पेशली स्पेस के सेक्टर में स्ट्रेंथन हो रहा है। इसी के साथ जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज है उनके लिए भी क्या है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। जब इसरो का काम बढ़ेगा तो इसरो क्या करेंगी, आउटसोर्स करेंगी प्राइवेट सोर्सेज से, जैसे आपके डिफरेंट क्रायोजेनिक सिस्टम को, फ्यूल टेक्नोलॉजी को, प्रिसीजन इंजीनियरिंग को। तो इससे क्या होगा, जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उनको, उनमें बूस्ट आएगा, उनमें अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। तो ये सभी क्या है, आपके बेनिफिट्स इससे दिखाई देंगे। तो अभी क्या है, मेंस के लिए ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इन हेडिंग्स में क्या करना होगा, आंसर लिखना होगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। बाकी इसमें आपका जियोपॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया का जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हांस करता है ग्लोबल स्पेस मार्केट में। और ये क्रिटिकल है फॉर गगनयान, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, फ्यूचर स्पेस स्टेशन लॉजिस्टिक्स के लिए, डीप स्पेस मिशन के लिए, फॉर एग्जांपल मून के मिशन के लिए, मार्च के मिशन के लिए। फिर ये हमें क्या करता है, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, तो रिड्यूस करता है हमारा रिलायंस ऑन फॉरेन लॉन्च सर्विसेज। तो ये सभी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में, मेंस में लिख सकते हैं। सपोर्ट कोलैबोरेशन विद ग्लोबल साउथ ऑन सैटेलाइट लॉन्चेस। तो हम ग्लोबल साउथ को क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए स्पेस सेक्टर में तो इंडिया 6th रैंक पे आता है, तो काफ़ी अच्छा रैंकिंग है हमारा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्पेस के सेक्टर में ग्लोबल साउथ के नेशंस को लीड कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, हमारा जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी इम्प्रूव होगा, हमारा जो स्टेचर है वो भी इम्प्रूव होगा, हमारा जो लीडरशिप रोल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो अभी ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, ये इन जनरली आप क्या है, आईआर के क्वेश्चंस में भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे इंडिया अपना जो डिप्लोमेटिक रोल है, लीडरशिप रोल है, उसको लेवरेज कर सकता है। तो कौन कौन सी दिशा में हम ये सभी चीज़ें कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी में कर सकते हैं, स्पेस के सेक्टर में हम कर सकते हैं, सिक्योरिटी के सेक्टर में हम कर सकते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में कर सकते हैं, तो ऐसे एजुकेशन के सेक्टर में कर सकते हैं, जो कोऑपरेशन है उसको इंश्योर कर सकते हैं इन सेक्टर्स में। तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी होती है। आपको इससे क्या है, टेम्पलेट मिल जाएगा। अभी आपको लगेगा कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ क्या है, ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंट आप पेपर में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, जीडीपी भी ग्रोथ होगा, देश का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, सभी चीज़ों से लिंक कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट जुडिशरी। तो अभी जुडिशरी का जो आपका अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र का सिस्टम है, प्रोसीजर है, उसको लेके ये आर्टिकल बात करता है। तो ये काफ़ी समय से चर्चे में रहा है कि जो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होती है वो सिस्टम काफ़ी आपका ओपेक है, जिसमें बहुत जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत कम है, नेपोटिज्म का एलिगेशन लगाया जाता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का एलिगेशन लगाया जाता है। तो अभी इसका सल्यूशन क्या है, अभी हमारे देश में जुडिशरी क्या करती है, अपने आप को खुद ही अपॉइंट करती है अंडर द कॉलेजियम सिस्टम। और जिस कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया गया था अंडर 3 जजेस केसेस। तो 3 जजेस केसेस, ये फेमस केसेस है 1981, 1993 और 1998। और इसी में क्या हुआ, कॉलेजियम सिस्टम को डेवलप किया। और यही कॉलेजियम सिस्टम क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट में जो भी अपॉइंटमेंट होता है और जो ट्रांसफ़र होते हैं हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
और इस कॉलेजियम सिस्टम का जो आपका स्ट्रेंथ है वो 5 है। 5 जजों का ये कॉलेजियम होता है, जिसमें आपका CJI ऑफ इंडिया रहते हैं और उसी के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज रहते हैं। तो अभी ये कॉलेजियम सिस्टम को लेके बहुत सारा आपका डिस्कशन देखने को आया है, और स्पेशली अभी आप देख सकते हैं लास्ट कुछ दिनों में जुडिशरी रिगार्डिंग बहुत सारी डिस्कशंस आ रही है। इसका रीज़न क्या है? जो आपका एलेज्ड करप्शन का चार्ज है ऑन अ दिल्ली हाई कोर्ट जज, जिनके घर में बहुत सारे पैसे बरामद हुए थे। तो उसके लिए क्या है, अभी पूरा जो टॉपिक है वो आ गया है, और इसमें आपका क्या है, जो जस्टिस वर्मा का केस है जिनके घर में नोट बरामद हुए, तो ये रीइग्नाइट कर दिया है इसने पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल चर्चाएं फिर से शुरू हो गई है। शुरू होने का पीछे कौन सा रीज़न है? जो NJSE जो लॉ लाया गया था इन 2014, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, तो उसमें आपका जो ओपेकनेस है उसको कम करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था अंडर NJSE अपॉइंटमेंट कमेटी, जो क्या करेंगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफ़र को देखेंगी। लेकिन इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार कर दिया कि ये क्या कर रही है, आपका एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस डाल रही है जुडिशरी में, जिससे जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है वो डाइल्यूट होता है। लेकिन अभी इसमें मुद्दा ये है कि आपका जो एक एग्जीक्यूटिव ओवर रीच है जुडिशरी के ऊपर, उसको भी नहीं हमें करना है, हमारे देश में नहीं होने देना है। और प्लस जो आपका जुडिशियल मोनोपोली है इन अपॉइंटमेंट, उसको भी क्या करना है, आपका ठीक करना है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, आपके इसमें सुझाव भी दिए गए हैं। तो ये उससे पहले आप देख लीजिए जो NJSE में जो भी चीज़ें थी, कि NJSE में क्या होगा, आपका जो CJI होंगे, इसमें मेंबर कौन कौन होंगे, CJI प्लस 2 सीनियर SC जजेस, और CJI इसमें चेयर करेंगे इसको, 2 सीनियर SC जजेस प्लस लॉ मिनिस्टर प्लस 2 इमिनेंट पर्सन। तो इसमें दो जो इमिनेंट पर्सन होंगे उनको भी चुना जाएगा बाय अ सिलेक्शन कमेटी, और उसमें भी क्या होंगे, आपके जुडिशियल मेंबर रहेंगे। लेकिन इसको क्या किया गया कि इसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस है जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस को आपका डाइल्यूट करेगी, इसीलिए इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया था। और इसको नल एंड वॉइड किया गया था बाय 5 जजेस बेंच। और 5 जजेस बेंच में से क्या हुआ था, एक जस्टिस साहब ने अपना डिसेंट जाहिर किया था, उनका नाम था जस्टिस चिलमेश्वर जी। तो इन्होंने डिसेंट किया था इसमें। तो अभी इसमें इन्होंने ये चीज़ें भी दिखाई कि आपका नो ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम रिकॉर्ड्स, नो अकाउंटेबिलिटी फॉर पोर डिसीजन। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कम है, ये चीज़ें जस्टिस साहब ने, जिन्होंने डिसेंट किया था, उन्होंने खुद मेंशन किया है। तो इससे अभी क्या हो जाता है, ये मुद्दा उभर के आता है कि जो जुडिशरी का अपॉइंटमेंट है उसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि जो पीपल का ट्रस्ट है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको बरकरार रखना ज़रूरी है। क्योंकि अभी इसको ये जो भी आपका एलेज करप्शन का चार्ज है जस्टिस वर्मा साहब के ऊपर, तो इसमें अभी ये देखा गया है कि ये केस आते ही हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने NJSE का जो स्ट्राइक डाउन है उसको जिम्मेदार ठहराया है कि अगर NJSE होता तो जो परिस्थिति है वो अलग होती। तो इससे अभी क्या है, डिस्कोर्स चाहे जो भी बने, एक जुडिशियल डिस्कोर्स है, एक एग्जीक्यूटिव का डिस्कोर्स है, या फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, तो उस डिस्कोर्स में से हमें क्या करना है, सही रास्ता चुनना है, जिससे क्या किया जाए, जुडिशरी में जो भी एलिगेशन है उन एलिगेशंस को कम किया जाए। क्योंकि जुडिशरी के ऊपर जो एलिगेशन है वो क्या करती है, ट्रस्ट को इरोड करती है। क्योंकि जुडिशरी जो है वो आपकी ऐसी एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करती है। तो इसीलिए जो भी एलिगेशंस है वो सही है या गलत है, इन सभी चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, ताकि हमारा देश में जो रूल ऑफ लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, उसको संजो के रखा जा सके।
तो अभी क्या है, इसके रिगार्डिंग इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूरा चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है, फिर चांसेस है कि जीएस पेपर 4 में पूछा जाए। तो कहीं ना कहीं इससे आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। ओके, बाकी जो भी अभी रिसेंट एलिगेशंस लगे हैं उसके ऊपर आपका दिल्ली हाई कोर्ट में कमेटी ऑलरेडी फॉर्म हो गया है। उसमें इंक्वायरी अभी होना बाकी है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आपका ऑर्डर दिया है कि जो जिन जस्टिस साहब के खिलाफ ये आपका एलिगेशंस लगा है उनको अभी एक बार आपके कोई भी जुडिशियल वर्क्स नहीं दे। तो ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें पॉसिबल मॉडल के बारे में भी बताया है कि क्या पॉसिबल मॉडल लिया जा सकता है। तो जो एनजेएससी वाला मॉडल है ऑलमोस्ट वही इसमें सजेस्ट किया है। खाली इसमें एक बात ये बोला है कि जो एग्जीक्यूटिव का वेटो पावर अगर इसमें एनजेएससी में एग्जीक्यूटिव का वेटो पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्या कर सकती है, आपके इनपुट दे सकती है लेकिन उनके हाथ में वेटो नहीं रहना चाहिए। बाकी सभी डिस्कशन करके क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट का जो भी प्रोसीजर है उसको डिसाइड करेंगे और जो भी डिस्कशन होगा उसका मिनट पब्लिश किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक को भी पता चले कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे फंक्शन कर रही है। और इसी के साथ आपका और एक बॉडी के बारे में बात किया गया है और ये है नेशनल जुडिशियल कंप्लेंट्स एंड ओवरसाइट कमीशन। ऐसा एक परमानेंट कमीशन के बारे में कहा गया है जिससे क्या होगा, अगर किसी जज के खिलाफ कंप्लेन रेज करना है तो इस कमीशन में रेज किया जा सकेगा। और ये कमीशन क्या करेगी, आपके उन जस्टिस साहब के खिलाफ आपके इंक्वायरी बैठाएंगी। तो इस बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाने को कहा गया है कि इसमें ना तो जुडिशरी का और ना ही आपका एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस रहेगा। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेन अगेंस्ट जजेस। और इसमें कौन रहेंगे, अगर एग्जीक्यूटिव भी इससे बाहर रहेगा, जजेस भी अगर बाहर रहेंगे जो वर्किंग जज है, तो इसका कंपोजिशन में रिटायर्ड जजेस को बिठाने की बात कही गई है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट है सभी प्राइवेट मेंबर होंगे, पब्लिक मेंबर नहीं होंगे। एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स, तो सिविल सोसाइटी में जो भी आपके रेनाउंड पर्सन है, लीगल ल्यूमिनरीज हैं, उनको रखा जाएगा। तो ये क्या कर सकते हैं, आपके पावर टू रिकमेंड रिमूवल, सेंसर लगा सकते हैं और टाइम बाउंड इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ मॉडल अभी लाना ज़रूरी है। ओके, और अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उससे क्या है, सोल्यूशन आता है। ओके, प्रॉब्लम्स को हमें नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तभी उसके सोल्यूशंस आते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस को भी दिखाया गया है कि कंट्री लाइक यूके, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सभी में क्या है, आपके डिफरेंट अपॉइंटमेंट कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है, जिसके तहत क्या किया जाता है, ऑनरेबल जजेस को आपका अपॉइंट किया जाता है। ओके, तो बाकी ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी के लिहाज से, गवर्नेंस के लिहाज से, एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज के लिहाज से, केस स्टडी के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो केस स्टडी पूछा जा सकता है आपका जीएस पेपर 4 में। और गवर्नेंस में हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाई हैज़ एक्स स्यूड द गवर्नमेंट ओवर सहयोग। तो ये मुद्दा पहले एक बार आया था तो अभी फिर से आया है। तो चलिए आज इसको अच्छी तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो समरी से मैं आज थोड़ा ऊपर जाके समझाने की कोशिश करूँगा। तो अभी जो एक्स है, इलोन मस्क साहब का कंपनी है एक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो इन्होंने क्या किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है सहयोग, उसके अगेंस्ट आपके कर्नाटका हाई कोर्ट में केस दायर किया है कि ये जो सहयोग पोर्टल है ये एक सेंसरशिप पोर्टल की तरह काम कर रही है और लोगों का जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर आर्टिकल 19, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव सेंसरशिप लगा रही है। तो इसको समझने के लिए अभी क्या है, जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का, उसको समझना ज़रूरी रहेगा। तो अभी इसमें क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि आईटी एक्ट के तहत क्या किया जाता है, हमारे जो डिजिटल कंटेंट है या फिर सोशल मीडिया है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो अभी जो
आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 79 के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहती है। तो जो सेक्शन 79 आपका सब क्लॉज 1 है वो सेफ हार्बर अर्थात सेफ्टी प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर तो आजकल एक्स हो गया, तो आपका फेसबुक हो गया, एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो इन प्लेटफॉर्म में जो भी चीज़ें यूज़र की द्वारा अपलोड की जाती है उसके लिए आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर वो लोग कोई मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई हेट स्पीच देते हैं, तो उसके लिए क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं होंगे अंडर आईटी एक्ट सेक्शन 79 सब क्लॉज 1। तो इसी को कहा गया है कि सेफ हार्बर दिया गया है। लेकिन ये सेफ हार्बर में कुछ कंडीशंस भी है, और वो कंडीशंस कहाँ रखी गई है, सेक्शन 79 सब क्लॉज 3B में। तो इसमें क्या है, अभी आपका अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को, जैसे फेसबुक को या फिर एक्स को, कि एक पर्टिकुलर कंटेंट को हटाना है, ओके, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाना है क्योंकि वो हार्मफुल है या फिर इलीगल है। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये चीज़ें बताई जाएंगी, ये किसके द्वारा बताई जाएंगी, अंडर सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B, जो सहयोग पोर्टल है उसके द्वारा। तो ये सहयोग जो पोर्टल है इसको रन करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जो इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है वो। तो अभी इसी के अगेंस्ट क्या किया है, एलन मस्क साहब के कंपनी एक्स ने केस दायर किया है कर्नाटका हाई कोर्ट में कि जो सहयोग पोर्टल है इसमें क्या किया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के डिफरेंट अथॉरिटी जैसे पुलिस हो गए या फिर कोई मिनिस्ट्री हो गई या फिर कोई डिपार्टमेंट हो गया, ये क्या कर सकती है, सहयोग प्लेटफॉर्म में आपका ये नोटिस जारी कर सकती है कि पर्टिकुलर कंटेंट को ब्लॉक किया जाए या फिर उसको हटाया जाए। तो ब्लॉक नहीं, हटाया जाने के बारे में कहा है। तो ब्लॉक अलग हो जाता है, हटाना अलग हो जाता है। तो हटाने के बारे में कहा गया है। तो तभी क्या है, ये अभी इससे क्या होता है, आपका जो हमारा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A है वो वॉयलेट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कि अभी कोई भी अथॉरिटी, इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी क्या कर सकता है, आपके सहयोग प्लेटफॉर्म में कंप्लेन करते ही आपका जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उनका एक तो सेफ हार्बर ख़त्म हो जाता है क्योंकि उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। अभी वो नहीं कह सकते हैं कि हमें नहीं पता क्या कंटेंट चल रहा है, तो अभी उनको वो कंटेंट क्या करना होगा, टर्न डाउन करना होगा या फिर टेक डाउन करना होगा। तो तभी क्या है, आपके एक्स ने कहा कि इसके लिए आपका जो 69A सेक्शन है अंडर आईटी एक्ट, तो इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, ब्लॉक का आदेश दे सकती है। लेकिन अभी 69A के तहत क्या है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है क्योंकि इसमें प्रोसीजरल सेफगार्ड दिया है। लेकिन आपका जो 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B है इसमें कोई प्रोसीजरल चीज़ें नहीं है। इसमें यही देखा जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच हो सकता है, सेंसरशिप हो सकता है ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो गवर्नमेंट क्यों ना इस सेक्शन की बजाय इस सेक्शन को यूज़ करती है, ये सेक्शन को ही अभी आपका नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि आपका ये इसमें जो भी चीज़ें मेंशन की जानी है उनको 69A में क्यों मेंशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका प्रोसीजरल सेफगार्ड है। आपका एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जैसे प्रायर हियरिंग करना पड़ेगा टू दी अपलोडर, फिर रीज़न देना पड़ेगा, ऑर्डर जो भी दिया जाएगा उसमें रीज़न देना पड़ेगा, अनरीजनेबल ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है। फिर कमिटी बेस्ड डिसीजन लिया जाना है, नोटिस करना भी ज़रूरी है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन नोटिस किया जाना चाहिए कि आप किसी का कोई कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनको नोटिस कीजिए। तो अभी एक्स यही बात कह रही है कि आपका ये सेक्शन की जगह 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B की जगह क्यों ना इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इस जो सेक्शन है 69A को, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो कोई वेबसाइट कोई कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है।
लेकिन विथ रीज़न। ओके, रीज़न देना पड़ेगा। वो आपका सोवरेनिटी को चैलेंज करता हुआ कोई कंटेंट हुआ तो, या फिर सिक्योरिटी को वायलेट करता कोई कंटेंट है तो, पब्लिक ऑर्डर को वायलेट करता कोई कंटेंट है जैसे हेट स्पीच, तभी क्या कर सकती है, एक प्रोसीजर के तहत उसको ब्लॉक कर सकती है। तो अभी जो श्रेया सिंगल जजमेंट था 2015 में, जिसमें आपका सेम आईटी एक्ट का सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, क्योंकि ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट था विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 69A है उसको अफेल्ड किया था, रखा था उसको, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन किया जा सके। तो क्यों ना अभी आपका ये 79 सब क्लॉज 3B का जो पार्ट है उसको इसके तहत ब्लॉक किया जाना चाहिए, 69A के तहत, क्योंकि इसको अफेल्ड किया है और अभी इसको चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट में, सेक्शन आपका 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B को। ओके, तो अभी इन फ्यूचर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ये जो भी एक्ट है इसके बारे में और जो भी सेक्शंस बार बार न्यूज़ में आ रही हैं उनको पूछ लिया जा सकता है। और मेंस में ओवरऑल पूछा जा सकता है कि कैसे एग्जीक्यूटिव जो है वो सिंपल नोटिफिकेशन के ज़रिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर सेंसरशिप लगा रही है, जबकि कोई भी सेंसरशिप लगाने के लिए एस्टैब्लिश आपके जो रूल है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जो प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल है, रैशनल प्रिंसिपल है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो एक तो अभी आपका क्या है, ये जो सहयोग पोर्टल है इसके बारे में भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सहयोग पोर्टल क्या है। और ओवरऑल आपका मेंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट के जो भी आपके ये लॉ है, सेक्शन 79 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज B, ये कैसे एक चिलिंग इफेक्ट डाल सकता है ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इवन इफ द कंटेंट इज लॉफुल। अगर कंटेंट लॉफुल भी है तब भी क्या किया जा सकता है, उसको ब्रॉट डाउन किया जा सकता है, जो डेमोक्रेसी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए हेल्दी नहीं है। तो देखा जाना होगा इन फ्यूचर क्या किया जाता है बाय कोर्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और गवर्नमेंट सेंसरशिप से जोड़ के सवाल पूछे जा सकते हैं GS पेपर 2 में। तो इसमें भी ग्लोबल कंपैरिजन दिया है, तो इसको एक बार आप अपनी ओर से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो जो JD वैंस है, इन्होंने स्लैम किया है डेनमार्क को कि डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, ग्रीनलैंड के प्रोस्पैरिटी में, ग्रीनलैंड के सिक्योरिटी में प्रोस्पैरिटी नहीं दे रही है। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा है या फिर इस चीज़ को आपका दर्शाया है कि ग्रीनलैंड को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए और ये USA के अंडर आ जाना चाहिए, ताकि USA ग्रीनलैंड का सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। तो अभी ये समझना ज़रूरी है इसमें कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क और US ये तीनों एंगल कैसे जुड़े हुए हैं। तो अभी ग्रीनलैंड आपके डेनमार्क जो है आपके यूरोपियन रीजन में एक नेशन है और डेनमार्क का ही एक हिस्सा है ग्रीनलैंड। लेकिन ग्रीनलैंड क्या हिस्सा है, एक ऑटोनोमस रीजन है। ग्रीनलैंड को अपने जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ले सकते हैं, एक्सेप्ट आपके फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड करेंसी मैटर्स। तो अभी इसमें क्या कर रही है, आपका USA जो है ग्रीनलैंड के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड आपके क्या है, आर्कटिक रीजन में आता है और ये एक रिसोर्स रिच रीजन भी है। और USA को अगर ग्रीनलैंड मिलता है तो आर्कटिक रीजन में जो रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, उसको काउंटर किया जा सकता है। प्लस US को जो भी क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स वो ग्रीनलैंड से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें मुद्दा ये है कि क्या ये एक नेशन की सोवरेनिटी के हित में है, क्या ये एक देश की सोवरेनिटी को वायलेट नहीं कर रहा है कि आप डेनमार्क का एक हिस्से को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो भी क्या करके जो ऑलमोस्ट इलीगल सा टैक्टिक्स है उसको अपना के। तो इसको डेनमार्क और ग्रीनलैंड के ऊपर छोड़ना चाहिए कि ग्रीनलैंड जो ग्रीनलैंड है उसके पीपल क्या चाहते हैं और डेनमार्क क्या चाहती है। तो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि आपका ये एक फीस्ट ऑब्जर्व किया गया, फीस्ट था और उसी फीस्ट में क्या हुआ, ये सभी डिस्कशंस आई।
तो एक यूएस का मिलिट्री बेस है पिटूफिक स्पेस बेस जो ग्रीनलैंड में है, तो उसी में ये डिस्कशंस हुई है और उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। तो यूएस पुश फॉर ग्रीनलैंड एज स्ट्रैटेजिक फ्रंटियर। तो क्या हुआ, तो ये जो भी डिस्कशंस हुई उसके बारे में, जो अभी आपको बताया उसके बारे में है। और 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ग्रीनलैंड के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया था। तो अभी अगर आपका जो भी टोन है यूएसए का, वो बहुत बड़ा ही यूनिलैटरल सा टोन है, जिसमें डेनमार्क की सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। ओके, बाकी ये जो भी इसमें रीज़न दिखाए गए हैं, इस क्या जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्रीनलैंड का, एक लोकेशन जो है प्रॉक्सिमिटी टू आर्कटिक नॉर्थ अटलांटिक सी लैंड है, फिर यूएस का मिलिट्री बेस है उधर ही, ताकि वो आपका क्या कर सके, सर्विलियंस कर सके एरिया को। फिर ये एरिया रिसोर्स रिच है, जैसे रेयर अर्थ मिनरल है, यूरेनियम है, जिंक है, अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन है। तो इससे क्या किया जा सकता है, यूएस का जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है, यूएसए बार बार ग्रीनलैंड के बारे में जिक्र करता रहता है। तो प्रीवियस में भी आपका ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही गई थी बाय डोनाल्ड ट्रंप साहब इन 2019। लेकिन ये क्या है, एक आपका सोवरेनिटी का कंसर्न है फॉर डेनमार्क। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, और इसमें नेटो का कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकता है। क्यों नेटो का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, डेनमार्क और यूएसए दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। और अभी यूएसए और या फिर नेटो मेंबर तो सभी क्या एश्योर करते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल असिस्टेंस, कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो अभी यूएस अगर नेटो के मेंबर के अगेंस्ट ऐसा रुख अपनाता है, तो इससे क्या होगा, जो नेटो एलाइज है वो यूएसए को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और एक यूरोपियन जो बैकलैश है वो देखा जा सकता है अगेंस्ट यूएसए, और देखा गया है स्पेशली आपके रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में यूएसए का जो यूनिलैटरल रुख है उसको लेके। तो ये सभी चीज़ें क्या है, जब भी आपको यूरोपियन पॉलिटिक्स के बारे में पूछी जाएंगी तो आप पासिंग रेफरेंस में इन सभी चीज़ों को जिक्र कर सकते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी इससे बनने की संभावनाएं है लेकिन कम है। ओके, सोवरेनिटी, फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इनको जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट है आपका हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स रैली इन इस्तांबुल इन सपोर्ट ऑफ इमाम इमाम गोलू। ओके, तो ये इमाम गोलू जो है, ये आपके इस्तांबुल के, तो इस्तांबुल कहाँ है, टर्की का एक सिटी है, लेकिन ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल है अंकारा। ओके, तो उसमें इमाम गोलू जो आपके मेयर है, उनके सपोर्ट में प्रोटेस्ट देखा गया है। हाल ही में इनको अरेस्ट कर लिया गया करप्शन चार्जेस में, और एज वेल एज आपका टेररिज्म के चार्जेस में। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताई जा रही है। तो अभी इसमें हु इज़ इकरम इमामो इमामोग्लू, हाँ इमाम गोलू नहीं, सॉरी मेरा गलती हो गया था, इकरम इमामोग्लू। ओके, तो ये जो इकराम इमामोग्लू है, ये मेयर है इस्तांबुल के, और ये आपके पोटेंशियल कैंडिडेट है जो अभी के आपके प्रेसिडेंट हैं एर्डोगन। तो एर्डोगन के अगेंस्ट क्या है, ये आपके पोटेंशियल कैंडिडेट है जो नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत सकते हैं। तो इसीलिए अभी इनका जो अरेस्ट है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जा रहा है कि इनके ऊपर करप्शन और टेररिज्म के फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं। तो इसमें अभी क्या देखा जाना ज़रूरी है कि कैसे आपका जो पॉलिटिकल पावर में जो लोग रहते हैं वो कैसे आपका पावर को वेपनाइज करते हैं अगेंस्ट आपके ओपोजिशन, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें कैसे ओपोजिशन पार्टी का रोल रहता है, कैसे रूलिंग पार्टी को ओपोजिशन पार्टी का जो भी व्यू है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे क्या है, जो डेमोक्रेसी है या फिर जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स है वो आपके ठीक रहते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है, और इसी के साथ कैसे वेपनाइजेशन किया जा रहा है जुडिशरी का, क्योंकि इतने दिन तो सब सही था, तो उनका अरेस्ट भी एक ही समय हुआ,
टाइमिंग, चार्जेस, प्रोसीजरल ओपेसिटी सभी एक समय में देखी गई। तो इसके ऊपर भी क्या है, सीरियस डाउट रेज किया जा रहा है कि जुडिशरी में भी मैनिपुलेशन किया जा रहा है, जुडिशरी को भी वेपनाइजेशन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी ये क्या है, आपको डायरेक्टली डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे डेमोक्रेसी का जो क्रेडेंशियल्स है वो आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो कैसे वीक कर सकती है बाय वेपनाइजिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट ओपोजिशन पार्टीज। तो उसको लेके ये सभी चीज़ें समझनी है। और जो प्रेसिडेंट है एर्डोगान, उन्होंने पास्ट में भी रूल किया है, प्रेसिडेंट सिंस 2014 है, और प्रीवियसली वो प्राइम मिनिस्टर थे 2003 टू 2014। और उन्होंने क्या किया था, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील कर दिया था 2017 में, और विथ रेफरेंडम किया था। ओके तो अभी क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है देन दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो आपका अकाउंटेबिलिटी है वो कम रहता है, और जो पावर है कंसंट्रेट हो जाता है एक इंडिविजुअल के पास। तो ये सभी चीज़ें भी क्या है, कभी आपको पूछी जा सकती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जीएस पेपर 2 में है, और इसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है विथ डिफरेंट नेशन। तो उन सभी चीज़ों में ये काम आ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन अमेरिकन एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस टाइज। तो इसमें अभी इंडिया अमेरिका एंड फ्यूचर, इंडियन अमेरिकन्स एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया यूएस टाइज। तो अभी इसमें ये ऑब्जर्वेशन दिखाया गया है कि जो इंडियन अमेरिकन है, इंडिया से जो अमेरिका जाके उधर सिटीज़नशिप लेके बहुत अरसे से रह रहे हैं, तो उनका अमेरिका को लेके और इंडिया को लेके क्या व्यू है। क्या वो अमेरिका के इंटरेस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, या फिर इंडिया के प्रॉब्लम में ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको लेके ये आर्टिकल चर्चे में आया है। तो इसमें अभी देख सकते हैं, जैसे आपके कोई एक इंसान जिस मिट्टी पे जन्म लेता है उस मिट्टी में वो पलता है, बढ़ता है, उसका कल्चर समझता है, तो वो क्या होता है, आपका बाय डिफ़ॉल्ट उस कंट्री, उस लैंड से जुड़ जाता है। उसका जो नेशनलिज्म होता है, जो लॉयलिटी होता है, उसी नेशन के लिए ज़्यादा रहता है। तो इससे अभी क्या है, हमारा जो भी आपका मीडिया है वो ऐसा एक तस्वीर बताता है कि जो इंडियन अमेरिकन्स है वो इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन वो अमेरिका के इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो वहाँ के सिटीज़न हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। तो इसमें कैसे आपका जो सपोर्ट है, जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन अमेरिकन्स है वो ध्यान देते हैं स्पेशली इन्फ्लेशन के ऊपर। उनका पॉलिटिकल प्रायोरिटी क्या रहता है, इन्फ्लेशन, जॉब, अबॉर्शन, इकोनॉमी, इन सभी चीज़ों में वो ध्यान देते हैं, स्पेशली जब भी यूएस में इलेक्शन होता है। ओनली 4% जो यूएस इंडियन अमेरिकन है वही क्या करते हैं, यूएस इंडिया टाइज को एक मेजर इलेक्टोरल इशू की तरह समझते हैं। तो इसमें ये जो आर्टिकल है, इसमें आप ये जो भी डेटा है ये अगर आप देखेंगे तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो इंडियन अमेरिकन जो अमेरिका में है, अमेरिका के सिटीज़न हैं, वो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी में क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान देते हैं। और प्लस अमेरिका में जो बाई पार्टी सिस्टम है, दो पॉलिटिकल पार्टी है, डेमोक्रेट एंड रिपब्लिकन, उसके अंदर वो किसको ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके बारे में ये चीज़ें आई है कि किसमें किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो 2020 के इलेक्शन में डेमोक्रेट को आपका 70% सपोर्ट था, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, रिपब्लिकन को 20% था, और बाद में 2024 में ये चेंज हो गया, 60-30 हो गया। इट मीन्स जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी तरफ जो रुख है, टिल्ट है, वो बढ़ा है। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी का जो पॉलिसी होता है वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, थोड़ा राइटिस्ट अप्रोच रखते हैं, और जो डेमोक्रेट है वो थोड़ा सेंट्रिस्ट अप्रोच रखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वही से चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ब्रिंगिंग अप इनोवेटर्स, इन्वेंटर्स एंड साइंटिस्ट। तो ये आर्टिकल स्पेशली आपका एक मुद्दे में बात करता है कि हमारे देश में जो इनोवेटर्स, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस हैं,
जो भी हमारे स्टूडेंट हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो इनोवेशन या फिर जो एक साइंस को लेके जो जिज्ञासा रहती है, वो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो उसको परसू नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे ने स्कूलिंग कंप्लीट किया, फिर अपना हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया, उसके बाद वो कोई टेक्निकल एजुकेशन या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, या फिर आपके मैथ्स के फील्ड में हो, या फिर अदर टेक्नोलॉजी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल में हो। तो इसमें क्या होता है, एक जो स्टूडेंट होता है वो आपके क्या होता है, जब पढ़ने जाता है तो बहुत लोग लोन लेके भी पढ़ते हैं, या फिर घर के जो भी पैसे होते हैं उस पैसे में पढ़ते हैं, जो पैसा क्या होता है बहुत लिमिटेड होता है। और घर से एक ये आशा जताई जाती है कि पढ़ लिख के घर को सपोर्ट करना है। मतलब पढ़ने का मूल उद्देश्य इनोवेशन नहीं होता है, क्रिएटिविटी नहीं होता है, इन्वेंटर्स को बनाना नहीं होता है, या फिर साइंटिस्ट को बनाना नहीं होता है। मूल उद्देश्य ये होता है कि कैसे पढ़ाई के बाद एक अच्छा पोजीशन संभाल के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, ताकि फैमिली को सपोर्ट किया जा सके, फैमिली का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ठीक किया जा सके। तो इसीलिए जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वो क्या करते हैं, एक तो घर से इतना पैसा आ रहा है, घर में लिमिटेड पैसा है, उसकी चिंता में रहते हैं। कोई जो लोन लेते हैं वो ईएमआई की चिंता में रहते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है, जो एक आपका इनोवेशंस को लेके, क्रिटिकल थिंकिंग को लेके, क्रिएटिविटी को लेके जो चीज़ें डेवलप होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाती है, क्योंकि पूरा ध्यान क्या रहता है, आपके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे रहता है। और जैसे ही पढ़ाई कंप्लीट होती है उसके बाद वो और ज़्यादा क्रिएटिविटी में, स्किल को डेवलपमेंट में, इनोवेशंस में या फिर साइंटिफिक खोज में ध्यान नहीं देते हैं। पैसे कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें यही चीज़ें कही गई है कि आपका डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स के ज़रिए जो भी स्टूडेंट है उनको क्या करना है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरी सपोर्ट देना है। उनके मन में जो एक आशंका रहती है अपने फ्यूचर को लेके कि इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट होना है, उन चीज़ों का जो भी डर है उसको ख़त्म करना है। जो एक इकोनॉमिक प्रेशर है, जो एक सोशल प्रेशर है या फैमिली प्रेशर है, कि सोसाइटी भी प्रेशर करती है इनडायरेक्टली कि जो लड़का है वो पढ़ लिख के कुछ बनेगा। तो अगर देखते हैं कि कोई पढ़ लिख के अभी भी रिसर्च ही कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उसमें हंसते हैं। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी एक जो पोटेंशियल कैंडिडेट है, एक बच्चा है, उसको डिस्करेज करता है। तो इसीलिए इसमें सुझाव दिया गया है कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन एंड सिस्टमेटिक जो इनर्शिया है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो अच्छे पब्लिक पॉलिसी लेने हैं, रिसर्च में आपका फेलोशिप देना है, और फेलोशिप में जितना ग्रांट ज़रूरी है उतना देना है, ताकि बच्चे को क्या ना हो, टेंशन ना हो। तो इसीलिए इसमें अभी क्या है, एजुकेशनल फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आपका पेरेंटल सेक्रीफाइस का जो टेंशन रहता है वो तो ऑलरेडी आपको बताया ही है। फिर आपका जो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी है बाय डिफरेंट बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स, वो कम है। तो फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, चैरिटी ज़्यादा होना चाहिए, स्पेशली आपके स्टेम एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में। वही चीज़ें इसमें कही गई हैं। और इसमें अभी मैं इसीलिए आपको क्या है, अपनी तरफ से समझाने के लिए मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है वो लेके आया हूँ। तो अभी मैस्लो साहब का, जो अब्राहम मैस्लो साहब है, उन्होंने एक आपका हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है कि लोगों का क्या होता है, डिफरेंट नीड्स होता है। वो नीड्स अगर पूरा ना हो तो वो क्या कर नहीं सकते हैं, वो जो क्रिएटिविटी का लेवल है, जो इनोवेशन का लेवल है, जो इन्वेंटर बनने का जो लेवल है, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि आपके अगर अंदर फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है आपकी, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन, ये सभी नीड्स अगर आपको पूरा करने में ही आपका मतलब पूरा पढ़ाई खर्चा हो रहा है, या फिर पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करना है, तो आप क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, ये जो 3 लेवल है वहाँ तक ही पहुँच पाते हैं, और लास्ट में ये जो 4th लेवल है, इसको पहुँचते पहुँचते हम क्या हो जाते हैं, आपका इंसान ही ख़त्म हो जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का लेवल हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली क्या है, जो हम मोक्ष कहते हैं ना, वो जीते जी जो मोक्ष मिलता है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मिलता है। और ये जीते जी जो मोक्ष मिलना है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, उसको पाने के लिए हमें हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसको पूरा करना पड़ेगा एट द अर्लीस्ट।
सेफ्टी नीड्स जो है, पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेस, हेल्थ, प्रॉपर्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, उसमें फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सभी चीज़ें। उसके बाद हमारे अंदर क्या आती है, एक सेल्फ एस्टीम आता है, खुद के लिए रेस्पेक्ट आता है, सेल्फ एस्टीम आता है, स्टेटस का फील आता है, रिकग्निशन मिलता है हमें, स्ट्रेंथ आती है हमारी, फ्रीडम फील होता है हमें। और उसके बाद आता है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अभी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है, आपने देख लिया कि मैंने मेरे लिए जो भी करना था वो मैंने कर लिया है। अभी मुझे क्या करना है, सोसाइटी के लिए, ग्रेटर सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन देना है। तो अभी बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो आपके ये नीचे के नीड्स है, इनको इतना ध्यान नहीं देते हैं कि शादी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं, कपड़े है तो है, नहीं है तो नहीं। ओके, वो क्या करते हैं, ऐसे एक मोड़ पे चले जाते हैं जो सीधा उनको एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लेवल पे लेके चला जाता है। लेकिन ये सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सभी के लिए क्या करना है, एजुकेशन में ये सभी चीज़ों को इंश्योर कराना है पहले। उसके बाद इंसान क्या कर सकता है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में पहुंच के एक काफ़ी पोटेंशियल रिसोर्स बन सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। तो वही चीज़ें इसमें कही गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एथनिसिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या है, हंड्रेड्स ऑफ एथनिक कम्युनिटी देखी जाती है अक्रॉस 8 स्टेट। और इन जो एथनिक कम्युनिटी है, इनका अपना क्या है, लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपना खान पान है, अपना अटायर है। तो इससे क्या है, इनका एक अब और डिफरेंट जो रीजन है, हर रीजन में क्या है, एक डिफरेंट आपका आइडेंटिटी आपको देखने मिलता है। नो डाउट थोड़ा सा फेमिलियरिटी रहता है खान पान में या फिर जो भी लैंग्वेज है उसमें, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप है। तो ये जो भी डिफरेंट ग्रुप है, इनका क्या हिस्ट्री रहा है, ये हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जैसे एपीएससी के लिए पढ़े तो उसका हिस्ट्री हमें पढ़ना पड़ता है। तो उससे हम जानते हैं कि इनका कैसे नॉर्थ ईस्ट में आगमन हुआ। उसके बाद ये कैसे अपना जो पॉलिटिकल लाइफ है, जो इकोनॉमिक लाइफ है, तो कैसे वो चलाते थे, नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे या फिर अभी भी डिपेंडेंट है। फिर आपका जब ब्रिटिशर्स ने एंटर किया नॉर्थ ईस्ट में, तो स्पेशली जो आपका फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वार हुआ था 1824 से 26, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने आपका जब ट्रीटी ऑफ यांडाबो साइन किया 1826 में विथ बर्मा, उसके बाद में इन्होंने पहले जो ब्रिटिशर्स है असम में एंटर किया और डिफरेंट ट्राइबल रीजन में भी क्या किया, एनक्रोचमेंट करना चालू कर दिया। तो उसी के बाद क्या हुआ, इनके जो एक आइडेंटिटी जो है उसमें क्राइसिस आने लगा कि आपका जो स्पेशली ब्रिटिश के जो भी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी थे, जैसे टिम्बर एक्सट्रैक्ट करना हो, नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हो, या फिर जो भी आपके न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज़ के ज़रिए टैक्स लेना हो, तो इसके ज़रिए क्या हो रहा था, जो ट्राइबल लोग थे, जो एथनिक लोग थे, उनके जो आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल लाइफ था, उसमें एक डिसरप्शन आ गया था। तो इसीलिए क्या है, बाद में ब्रिटिशर्स ने आपका नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी अपनाया था, और जिसके वजह से क्या हो गए, जो भी आपके ट्राइबल पॉपुलेशन थे वो मेन स्ट्रीम जो आपका नेशनल स्ट्रगल था उससे आइसोलेटेड रह गए। और आपका उसके बाद जब देश को आज़ादी मिला, तो डिफरेंट जो एथनिसिटी के लोग थे, जैसे आप आसाम में लार्जर कम्युनिटी बोडो को देख सकते हैं, नागालैंड में नागा ट्राइब को देख सकते हैं, फिर आप मीज़ो को देख सकते हैं। तो इन सभी रीज़न में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद एक आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो फील है वो आया, और उसके वजह से आप डिफरेंट क्या है, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम देख सकते हैं, या फिर डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट है वो देख सकते हैं, जिसके तहत क्या किया गया, स्पेशल अरेंजमेंट जैसे 6 शेड्यूल जैसे अरेंजमेंट लाए गए, जिसे आपका क्या किया गया, जो डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी है उनको ऑटोनॉमी दिया गया। इसी के साथ स्टेट भी फॉर्मेशन किया गया, जैसे 1987 में आपका, पहले 1963 से लेते हैं, नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ, 73 में मिजोरम मेघालय का फॉर्मेशन हुआ, फिर मेघालय के अंदर आपका 6 शेड्यूल भी लाया गया जिसमें गारो खासी जयंतिया को ऑटोनॉमी दी गई। ओके, फिर आपका 87 में आपका मिजोरम का स्टेट डिक्लेयर हुआ, फिर आपका उसी ईयर में अरुणाचल प्रदेश का भी हुआ। तो ये सभी चीज़ें अर्थात हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी जो है कैसा है,
इन डिफरेंट एथनिसिटी या फिर ट्राइब्स का, उसको लेके ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है। तो इन फ्यूचर क्या है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट के स्टेट पीसीएस है उसके लिहाज से, प्लस आपके यूपीएससी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट रह सकता है। ओके। और इसमें जो ट्राइबल पंचशील का पॉलिसी है बाय नेहरू साहब, वो भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं कि ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ट्राइबल लोगों के जो भी लाइफ है उसमें, और उनको मौका देना चाहिए कि वो खुद से अपना जो पॉलिटी है, जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, उनको संभाल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसमें स्पेशली त्रिभुवन दास पटेल जी के बारे में, और उसी के साथ आपका वारगिस कुरियन जी के बारे में और HM दलाई जी के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे इन तीनों ही टॉल लीडर ने कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया। तो पहले इसमें तो आपका त्रिभुवन दास पटेल जी के बारे में कहा गया है। तो उन्होंने उनको कहा जाता है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, और कुरियन साहब को कहा जाता है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। लेकिन जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन है, उसको इन तीनों व्यक्ति ने मिलके चालू किया था, और जो एक सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट को दर्शाता है और एनकरेज करता है बाकी रीजन्स को इंडिया में, प्लस नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के ज़रिए देश में जो गरीबी है उसको हटाया जाए और जो लोग हैं उनको एम्पावर किया जाए। तो इसमें बाकी तो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ते ही हैं कि जो आपका कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल प्रोड्यूसर यूनियन है, जिसको बाद में अमूल के नाम से जाना गया। तो इसको फॉर्म किया गया था क्यों? इसका मेन रीज़न था जो पॉल्सन डेयरी था, और ये पॉल्सन डेयरी क्या करता था, जो भी लोकल फार्मर्स थे उनका जो भी मिल्क था वो बहुत ही कम प्राइस में खरीद के खुद मुनाफा कमाते थे, और जो हमारे डेयरी फार्मर्स थे उनको मुनाफा नहीं मिलता था। तो ताकि डेयरी फार्मर्स को मुनाफा मिले, तो इसीलिए क्या किया गया, ये कोऑपरेटिव्स बनाई गई, और फर्दर अमूल का रूप लिया इसने। और आज के समय पे आप देख सकते हैं कि अमूल के कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, वो चॉकलेट हो या कर्ड हो या फिर आपका बटर मिल्क हो या बटर हो, चीज़ हो, पनीर हो, या फिर आपका अमूल ताज़ा जो है वो हो, या फिर पाउडर फॉर्म में मिल्क हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के ज़रिए किस तरह से डेवलपमेंट किया, इंश्योर किया जा सकता है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आसाम सिल्क इंडस्ट्री एंड इट्स ग्लोबल मार्केट पोटेंशियल। तो आसाम का जो सिल्क है, स्पेशली आपके सुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ आसाम या फिर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। तो आसाम में क्या है, अक्रॉस आसाम आप टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट है। 35 डिस्ट्रिक्ट में ही आप क्या देखेंगे, जो स्पेशली वुमेन फोक है वो क्या करती है, आपका मुगा, एरी और पाट सिल्क जो है उसको बुनती है। और जो मुगा है वो ऑलमोस्ट 99% से भी ज़्यादा आसाम से ही आपका उसका प्रोडक्शन होता है, जिसको हम गोल्डन सिल्क या फिर गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। तो एक्सक्लूसिव टू आसाम है। तो अभी ये सब चीज़ें क्या है, प्रीलिम्स में आपकी पूछी जा सकती है कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट या फिर आसाम किसको कहा जाता है, फिर सबसे ज़्यादा मुगा कहाँ उगाया जाता है, फिर कहाँ आपका मुगा का जो सिल्क है उसको वीव किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो अभी इसमें बाकी और प्रॉब्लम क्या है, जैसे लिमिटेड मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग है, क्लाइमेट सेंसिटिविटी है, क्योंकि मुगा के लिए सिल्क वर्म जो है उसको आपका रेयर करना होता है। तो अभी क्लाइमेट सेंसिटिविटी की वजह से क्या है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कंपटीशन आता है फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, मशीन मेड फाइबर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप देखे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, बेटर मार्केटिंग नहीं हो पाता है। तो बेटर मार्केटिंग के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को दूर करने हैं। क्योंकि जो आपका मुगा इंडस्ट्री है, गोल्डन सिल्क का जो इंडस्ट्री है, ये स्पेशली जो आसाम की महिलाएं हैं उनको क्या करती है, सेल्फ रिलायंट बनाती है, और आसाम की इकोनॉमी में भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देती है। तो इसके लिए क्या है, इस सेक्टर को संजो के रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आपका जो सिल्क है उसके वीविंग को लेके अहोम जो रूल था आसाम में लगभग 600 साल तक, तो उस समय कैसा पॉलिसीज़ लिया गया था। तो प्रताप जो सिंह थे राजा,
जिनको बूढ़ा राजा भी कहा जाता है। तो उनके समय क्या था, उनके अंडर एक मिनिस्टर हुआ करते थे मोमाई तामुली बोल के, मोमाई तामुली बोरबोरवा। तो उनके समय क्या किया गया था, जो आपका ये वीविंग है या फिर कपड़े बुनना है, उसको स्पेशली मुगा, एरी, पाट, ये सब का, इसको आपका ऑलमोस्ट मैंडेटरी कर दिया गया था कि हर घर में क्या होना होगा, आपके कपड़े बुनने होंगे। तो इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी है उसको सेल्फ रिलायंस मिली, लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस की भावना जागृत हुई, और यही ट्रेडिशन क्या है, अब तक चलता आ रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये हजारों सालों से चला आ रहा है, और इसमें आपके आहोम के समय इसको और बूस्ट दिया गया, और आज के मॉडर्न समय में भी गवर्नमेंट को क्या करना है, डिफरेंट इनिशिएटिव लेना है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट फाट बिहू। तो अभी आपको पता ही है कि आसाम में जो बिहू होता है वो खेती के साथ जुड़ी हुई होती है, और 3 बिहू सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी में से तीनों बिहू का इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है आपका रोंगाली बिहू। तो रोंगाली बिहू जो बैसाख महीना चालू होता है तब से स्टार्ट होता है, मतलब अप्रैल से स्टार्ट होता है, अप्रैल 14 से। तो उसी समय क्या किया जाता है, आपका फाट बिहू भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो यह सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड एग्रेरियन प्रोस्पैरिटी। जो प्रोस्पैरिटी होता है, फाट का जो लिटरल मीनिंग है इंग्लिश में वो है एबंडेंस, कि बहुत सारा एबंडेंस होता है, क्योंकि आपका क्या होता है, जनवरी में माघ बिहू पालन किया जाता है या फिर भोगाली बिहू। तो इसमें भोगाली बिहू के अभी जनवरी के समय क्या होता है, आपका कटाई होती है, उसके बाद जो भी पैडी होता है वो बहुत आपका जब हार्वेस्टिंग अच्छा होता है तो उससे क्या होता है, लोगों के मन में एक आपका कॉन्फिडेंस आता है, और लोगों का जो पहले रिसोर्स क्या हुआ करता था, जो खाने पीने की चीज़ है, तो खाने पीने की चीज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है भौराल में। तो भौराल क्या होता है, जो वेयर हाउस है। तो हर आसामीज फैमिली के घर में क्या होती है, भौराल होता है, और भौराल पूरा भरा हुआ रहता है, उससे साल भर भी पार करके खाया जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है। ओके, तो ये पूरा इकोनॉमी को सस्टेन करता है, और इसी के साथ क्या है, जब इकोनॉमिकली लोग सस्टेंड हो गए तो लोगों को खुशी होती है, तो उस खुशी में क्या होते हैं, आपके डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशन, इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो भी डेवलपमेंट है ये पास्ट से, देखिए जब लोग इकोनॉमिकली सस्टेनेबल रहेंगे तो खुशी होगी, खुशी होंगे तो वो कुछ ऑब्जर्व करेंगे, और वैसे ही क्या होता है, फेस्टिवल्स, कल्चर, ये सब ओरिजिनेट होते हैं। तो जनवरी में आपका भोगाली बिहू, फिर आपका अप्रैल में आपका रोंगाली बिहू। रोंगाली मतलब एक रंग फुर्ती वाला माहौल, कि अभी क्या है, सभी लोगों के पास बहुत सारा प्रोस्पैरिटी है, और खेती का समय भी आने वाला है, क्योंकि अप्रैल के बाद हमारा क्या है, आपका मानसून चालू हो जाता है असम में। अप्रैल में जून जुलाई तक साउथ वेस्ट मानसून आ जाता है, उसके बाद फिर से लोग खेती में लग जाते हैं, और खेती में लगते लगते खेती करने लगते हैं। फिर जब काती महीना पहुंचता है, ओके, तो एक बिहू सेलिब्रेट होता है, लगभग अक्टूबर नवंबर के समय पे ये सेलिब्रेट होता है, मोस्टली अक्टूबर के समय में ही देखा जाता है। तो जब काती बिहू होता है तो उस काती बिहू, क्या काती बिहू को कोंगाली बोलते हैं। कोंगाली मतलब अभी क्या है, अबंडेंस नहीं है, अभी खेत में धान लगाया गया है, तो देखा जाना है कि जो धान है उसमें जाके क्या करते हैं लोग, सभी तुलसी के पौधे के नीचे दिया जलाते हैं काती बिहू के समय, फिर खेत में जाके दिया जलाते हैं, और ये ईश्वर से, स्पेशली इसमें लक्ष्मी देवी को पूजा की जाती है कि हमें अबंडेंस दे, हमारा जो खेत खलियान है वो फले फूले, और हमें नेक्स्ट जो जनवरी में भोगाली बिहू होने वाला है उसमें बहुत सारा हमें ग्रेन मिले, प्रोस्पैरिटी मिले। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपका फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। तो ये जो भी फेस्टिवल है, देखिए असम में बिहू बोल के इसको जाना जाता है, जैसे बोहाग बिहू होता है उसी को पंजाब में बैसाखी की तरह मनाया जाता है। फिर आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल भोगाली बिहू होता है जनवरी में, तो उसी को मकर संक्रांति के हिसाब से मनाया जाता है आपके नॉर्थ इंडिया में। ओके, तो डिफरेंट रीजन में क्या है, आपके हमारे जो एक रिदम है सीज़न का, उसमें जो भी डिफरेंट चेंजेस दिखाई पड़ती है, और जो भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाई देती है, उसी के रिगार्डिंग क्या है, हमारे फेस्टिवल्स भी दिखाई देते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें मैंने जो 3 बिहू है उसके बारे में आपको ओवरऑल बताने की कोशिश की गई है, और बाकी इसमें सभी चीज़ें मेंशन की है। ओके,
तो इसमें फाट का मीनिंग क्या है, आपका एबंडेंस है, ओके, एक्सेस है। तो ये हार्वेस्ट एंड प्रोस्पेरिटी को बतलाता है, ओके। और सिग्निफिकेंट एग्रेरियन फेस्टिवल है। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन फेस्टिवल्स क्या है, अक्रॉस डिफरेंट रीजन आपके एग्रेरियन लाइफ से जुड़े हुए हैं, स्पेशली पैडी कल्टीवेशन का बारे में वहाँ कहा गया है। तो इसमें जो फाट बिहू कैसे ऑब्जर्व किया जाता है आपके, तो इसमें विलेज यूनाइट्स टू कुक एंड शेयर ट्रेडिशनल एसएमएस डेलिकेसीज, जैसे पीठा हो गया, ओके, जो बड़ा चाउल से बनाया जाता है। फिर लाड़ू बनाते हैं, नारियल का हो या फिर नारियल का हो या फिर तिल का लड्डू बनाई जाती है, ओके। फिर दही के साथ इनको खाया जाता है। फिर कोमल चाउल जो चीड़ा होता है, दही के साथ इसको खाया जाता है विथ गुड़। तो ये सभी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ओके। और ये क्या सिंबलाइज करता है, जब कम्युनिटी फीस्टिंग होता है, सब मिलके जो दावत खाते हैं, उसमें आपका कम्युनल जो कम्युनिटी स्पिरिट है वो बढ़ता है, ग्रैटिट्यूड आता है एक दूसरे के लिए, कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी देखी जाती है। फिर कल्चरल परफॉर्मेंस में अभी जब भी बिहू में बहुत सारे अच्छे अच्छे आपके संगीत है, गीत है, संगीत मतलब सब मिलके साथ में गाते हैं। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ढोल यूज़ करते हैं, जो एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है, यूनिक साउंड है इसका। पेपा होता है, जो बफेलो हॉर्न पाइप होता है, इसका साउंड भी क्या है, बहुत ही आपका स्वीट रहता है। और क्या गाए जाते हैं साथ में, बिहू गीत गाया जाता है, ओके। इसी के साथ और जैसे टोका हो गया, गोगोना हो गया, ओके, फ्लूट हो गया, बहुत सारी और इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ की जाती है। और ये देखने में भी बहुत कलरफुल होता है। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो नासोनी होती है, मीन्स जो लड़की रहती है जो पार्टिसिपेट करती है, वो क्या करती है, आपका बिहू में जो पार्टिसिपेट करती है, वो जो मुगा गोल्डन सिल्क है उसको पहनती है, ओके। तो अभी क्या है, कितना आप इकोनॉमिक सस्टेनेंस देख सकते हैं कि कपड़ा खुद से बुनते हैं, ओके, खेती खुद से करते हैं। तो पूरा एक सेल्फ रिलायंस देखा जाता है अक्रॉस असम, अक्रॉस इंडिया, ओके। तो असम, इसी के साथ मैं इंडिया के बारे में भी बोल रहा हूँ। तो फिर गॉडेसेस जो लक्ष्मी है, उनको क्या ग्रेटिट्यूड दर्शाया जाता है कि उनके वजह से क्या है, बहुत सारा एबंडेंस आया है। और इसी के साथ गाय को भी पूजा की जाती है, क्योंकि गाय क्या है, हमेशा से ही आपका इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, स्पेशली फॉर आपका एग्रीकल्चर, ओके। जिसमें हम खेत में हल चलाना हो, ओके, फिर आपके जब धान की कटाई हो जाती है, ला के उसको जो थ्रेशिंग है, आजकल तो थ्रेशर से करते हैं, तो पहले क्या है, गाय को लगा के उसको मोड़ना बोलते हैं। मोड़ना मारना मतलब गाय को, धान को बिछा दिया जाता है आपके फ्लोर में, और उसके ऊपर गाय को घुमा दिया जाता है। उससे क्या है, पूरा धान झड़ जाता है, और जो खेड़ होता है उसको साइड करके आपका उस धान से फिर मिलिंग करके राइस पाया जाता है, ओके। तो इसीलिए क्या है, गाय का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए रोंगाली बिहू का जो पहला दिन है उसको गाय का बिहू के हिसाब से, इट मीन्स गोरू बिहू के हिसाब से पालन किया जाता है। और उसमें जो गाय है उसका हेल्थ का आपका प्रोस्पेरिटी के लिए, हेल्दी के लिए, ताकि जो पशुधन है वो हेल्दी रहे और हमें और आपका क्या करें, और हमें रिसोर्स क्रिएशन में मदद करे। तो उसके लिए पूजा की जाती है नहला दहला धुला के, ओके। और उसके बाद ही गाय गोरू बिहू के बाद ही क्या है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बड़ों के पाँव छूते हैं, ओके। फिर जो गामूसा है वो भी गिफ्ट में दिया जाता है। फिर जो जापी है, ये सभी चीज़ें दी जाती है, ओके। तो इससे क्या होता है, लोग अपना जो फेस्टिवल है वो पालन करते हैं असम में। तो इसी के साथ आज का जो क्लास है वो एंड होता है। आज थोड़ा मैंने ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, तो ग्रेजुअली मैं कोशिश करूँगा कि एक दो आर्टिकल ज़्यादा समझाऊँ, ओके। बाकी इसको आप देखिएगा, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, लेकिन टॉपिक ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, मैं समरी ही खाली बताता हूँ, ओके। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कोई डाउट रहता है तो आप 6002417488 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अलविदा चाहता हूँ अभी के लिए, कल फिर मिलेंगे।